Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th. In this video we understand about the chapter number 2nd, that's name is central problem of economy, and it is our 6th part. In this part our today's topic is the production possibility curve and the central problems. Production possibility curve और central problems के बीच में relationship को हम समझेंगे इस topic में. तो सबसे पहले देखो production possibility curve and central problems. तो कहता है central problem of the economy can be explained with the help of the production possibility curve. यानी सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. कैसे ज़्यादा हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए. तो कहता है इफ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, यानी कि अगर देखें तो हम हमारे पास जो अवेलेबल फिगर है उससे साफ साफ ये क्लियर होता है कि if all the factors or the resources are used in production of a wheats, अगर हम सारे जो फैक्टर हैं रिसोर्सेज हम उसको wheat के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, then the production of a wheats will be 6 लाख. तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा wheat का वो कितना होगा, 6 लाख होगा. ठीक है. कहता है on the contrary if the all factors are utilized in the production of machine, यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं मशीन के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, तो ये कहता है कि द मशीन देन विल बी, कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ मशीन देन द 50,000 यूनिट ऑफ अ मशीन इज प्रोड्यूस. तो 50,000 जो मशीन है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर देखें तो यहाँ से एक अगर सेक्रीफाई करते हैं तो हम पूरी तरीके से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो केवल मशीन को बनाने में करते हैं तो 50,000, और पूरी तरीके से जो रिसोर्स अवेलेबल है केवल हम वीट को प्रोड्यूस करने में करते हैं तो 6 लाख टन का प्रोडक्शन हमारा होता है. तो देखें तो कहीं ना कहीं हमको सेक्रीफाई करना करता है. ऑन द कर्व ए डी, ए और डी की बात कर रहा है, यानी कि अगर देखें आप ये हमारा जो है ए और ये हमारा जो है डी, ये हो गया B, ये हो गया C. तो ये कह रहा है कि ये हमारा कितना है 50 है, ये 45 है, ये 35 है, और ये 0 है, 2 है, 4 है एंड 6 है. ठीक है. तो A एंड D की बात करता है. तो कहता है A एंड D all the combination of a wheat and machine are so which can be produced with the given resources. तो इसमें कहता है ये सारे कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी इसके अंदर आते हैं, उन सभी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है किसका, मशीन के और वीट के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के. और ये भी कहता है बीइंग यूटिलाइज एफिशिएंटली, जिसमें हम क्या करते हैं जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करने का काम करते हैं एफिशिएंटली तरीके से. इन अदर वर्ड्स इफ ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, अगर दूसरे वर्ड में बोले तो सारे रिसोर्सेज जब पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाता है तो इसमें कहता है द प्रोडक्शन ऑफ अ व्हीट एंड मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट पी. और जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड मशीन है वो कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, पॉइंट वी पे. और ये भी कहता है जो कि 45,000 यूनिट ऑफ मशीन की बात कर रहा है और 2 लाख टन किसकी बात कर रहा है, ये 1000 की बात करता है और ये लैक्स की बात करता है. ठीक है. तो ये बता रहा है कि हम वहाँ पे 45,000 हम क्या कर रहे हैं मशीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं 2 लाख वीट को भी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं. ये कॉम्बिनेशन को जनरेट कर रहा है. फिर आगे ये भी कहता है कि कैन बी प्रोड्यूस इन द सेम वे एट अ पॉइंट सी 35,000 ऑफ द मशीन एंड द 4 लाख टन ऑफ अ वीट कैन बी प्रोड्यूस. और इसी तरीके से अगर देखें तो हम क्या कहते हैं ये एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि 35,000 मशीन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 लाख वीट को भी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से देख के तो दोनों चीज़ें मिलके क्या करती हैं हमारे
जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कि हम कैसे किसी चीज़ को बनाने का काम करें। तो अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं 50,000 यूनिट क्या करते हैं, अगर मशीन बनाते हैं तो हमारे पास हम वीट का कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं 45,000 पे आते हैं, हम सोच रहे हैं चलो 45,000 मशीन बना लेते हैं और कुछ वीट भी हमको मिल रहा है तो हम 2 लाख वीट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। उसी तरीके से 35,000 पे आ रहे हैं मशीन को बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लगभग 4 लाख का वीट प्रोड्यूस 4 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और उसका देख रहे हैं जब 6 लाख हम वीट केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मशीन हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यानी कि अगर देखें तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिलेशनशिप जनरेट होता है और ये प्रॉब्लम हमारा इस यूनिट के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि हमने एक को बनाया, दूसरे को सेक्रीफाई किया, दूसरे को बनाया, तीसरे को, दूसरे को मतलब पहले को बनाया, दूसरे को सेक्रीफाई किया। इस तरीके से हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम कर रहा है। आगे देखें तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस की सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या आता है द सेकंड सेंटर प्रॉब्लम बिफोर द इकोनॉमी के सामने जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। ये प्रॉब्लम जो है किससे रिलेटेड है, चॉइस ऑफ टेक्निक। जैसे हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्स की बात करता है पहले वाले प्रॉब्लम में और दूसरे वाले प्रॉब्लम में चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करता है। तो कहता है यहाँ पे क्या, दिस सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड द फिगर नंबर 8 में क्या किया है, ये हमारा पीपीसी कर्व है। अब इसमें कहता है कि इट इज क्लियर दैट फ्रॉम फिगर नंबर 8 अवेलेबल रिसोर्सेज आर एफिशिएंट यूटिलाइज। इसमें साफ साफ बताया कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये सेंट्रल प्रॉब्लम, इनकी सेंट्रल सिचुएशन रहती है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, हमने ये ले लिया ये, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ इक्वल है, तो ये पूरी तरीके से सेंट्रल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। ये आती है हमारी क्या, ई। तो कहता है यहाँ पे क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ए, बी एंड सी आर ऑब्टेन्ड। कॉम्बिनेशन लिया गया है प्रोडक्शन किसका किसका, ए बी सी का। यहाँ मशीन हमारे पास और दूसरा वीट है। तो अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ ई। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हैं, वो पॉइंट ई है। और फिर ये भी कहता है इन स्ट्रीट इनसाइड ऑफ अ कर्व पी, और ये कहाँ पे है, पी कर्व के अंदर है। और साथ साथ ये भी कहता है दस द लोअर प्रोडक्शन we get if the resources are used within the insufficient in technique। तो नहीं कहता कि ये वो सिचुएशन होगी जहाँ पे हमारे पास लोअर प्रोडक्शन हम रिसीव करेंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या हो, इनसफिशियंट हो। बट द एफिशिएंट टेक्निक्स of a production is used, the productions of either one or the both goods can be increased। तो अगर कहते हैं अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो प्रोडक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, दोनों का इंक्रीज करेगा, चाहे वो प्रोडक्शन एक हो या दो हो, जैसे भी हो। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस वाली सिचुएशन है कि टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू इसको समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ दो चीज़, अंडर यूटिलाइजेशन और फुल यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हम उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और फुल यूटिलाइजेशन में तो हमारे पास जो रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहता है द प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लेन विद द फिगर ऑफ 9th नंबर जो फिगर हुआ है। कहता है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन आर डन एट अ पॉइंट के, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन का वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पॉइंट के ऊपर। पॉइंट के फिर ये भी कह रहा है, और जो कि किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडी को, यानी जो पीपी हमारा कर्व है वो एडी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो फैक्टर और फुल यूटिलाइज, अभी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ये मांग चल रहा है कि जो भी फैक्टर्स हमारे पूरी तरीके से यूटिलाइज किए जा चुके हैं. ऑन द कंट्रेरी, इफ द प्रोडक्शन इज डन इनसाइड द कर्व AD, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है जिसे यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया गया है, ये F और G ले लिया गया है, ठीक है. तो कहता है अंडर यूटिलाइजेशन क्या है, AD के अंदर आता है. तो अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसके अंदर ही होगा. कहता था पॉइंट G द रिसोर्सेज विल बी अंडर यूटिलाइज. अगर ये पॉइंट G की बात करता है तो ये साफ साफ रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, जो अवेलेबल थे उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. फिर कहता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की ग्रोथ की बात करें तो हमने पहले ही देखा था, तो उसमें क्या दोनों प्रोडक्ट हमारा जैसे रिसोर्सेज बढ़ता है तो दोनों प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं. कहता ग्रोथ of resources is possible only when the society can increase in the resources or the production can be increased. या तो सोसाइटी यानी जो खरीदने वाले हैं, जिन लोगों के पास प्रोडक्ट जाना है उनके इनकम लेवल में बढ़ोतरी आ जाए, या फिर क्या हो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को लेके उसमें क्या हो इंक्रीजिंग आ जाए. तो ये क्या करेगा पूरी तरीके से अगर देखें तो इस तरीके से वो क्या होगा, ग्रोथ करना शुरू, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट वर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछता है आपके कॉमर्स के. हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें तो यानी कि हम अगर देखें एक प्रोडक्ट को बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट को भी बनाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आता है, यानी एक को बनाने के बदले दूसरे के साथ क्या कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट हैव द मेनी अल्टरनेटिव यूज. यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें हिसाब से बताया गया रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, लेकिन उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं. सिंस द एवरी फैक्टर्स इज लिमिटेड, इस तरीके से देखें तो हर एक फैक्टर क्या है हमारे पास लिमिटेड है. दे कैन बी फुल्ली यूटिलाइज इन ऑल द यूज. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी तरीके से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हम अल्टरनेटिव यूज उसका मेंटेन कर रखे हैं. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी, द यूटिलाइजिंग resources for the purpose means that opportunities of the using it in other use to be sacrificed. तो कहता है कि जैसे क्या कहता है जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, तो हम जैसे ही एक यूटिलिटी को मेंटेन करते हैं तो दूसरे को क्या कर अदर यूज टू बी सेक्रीफाइड, दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ता है. कहता है अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स विच हैव बी टू सेक्रीफाइड. कहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो इस तरीके देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है उस क्वांटिटी की बात करता है जिसमें हम पहले को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए दूसरे को जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उसकी बात करें. दैट्स अ कॉस्ट विच इनकरेज द रिसोर्सेज इन देयर द प्रेजेंट्स यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट. तो अब उस रिसोर्सेज को जितना हम यूज़ करते हैं, पहले को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को जितना सेक्रीफाई करते हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है. इन अदर वर्ड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि उस वैल्यू ऑफ फैक्टर्स की बात करता है जिसमें हम क्या करते हैं उसके अगले बेहतर अल्टरनेटिव यूज के बारे में बात करते हैं. द फॉरगॉन द अपॉर्चुनिटीज of using a productivity resources the somewhere else rather than in the present use is termed as opportunity cost. तो कहता है कि जो present use है उसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे ही दूसरे यूज की तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए जो कॉस्टिंग हमारी जनरेट होती है या जो इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है या जो एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं उस दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज करने के लिए, वो हमारी कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. तो यहाँ पे आगे एक चीज़ और भी कहता है, फॉर द एग्जाम्पल इफ द सर्टेन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज़. मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन हम जैसे इसमें वीट एंड राइस की बात, वीट एंड मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं, तो कहता है कि एंड विद द सिमिलर रिसोर्सेज वीट ऑफ
वर्थ 5 लाख रुपीज़ एट द 4 लाख रुपीज़ ऑफ अ मशीन। तो अब इसमें देखें तो कहता है कि अगर सिचुएशन की बात करें तो 5 लाख रुपए की बात कर रहा है वीट की, तो उसके साथ प्रोडक्शन हमारी जो जनरेट हो रही है वो 4 लाख रुपीज़ की हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 लाख मशीन की हो रही है। द प्रोड्यूसर इन दिस वे विल द प्रोड्यूस द वीट रेदर दैन द मशीन, और फॉर द वीट 5 लाख रुपीज़ एंड द मशीन 4 लाख रुपीज़ हैज़ बीन सेक्रीफाइड। तो कहता है कि इस सिचुएशन में क्या करता है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वीट को प्रोड्यूस करना पसंद करेगा किसके कंपेयर में, मशीन के, क्योंकि उसको वीट को प्रोड्यूस करने के 5 लाख रुपीज़ मिलना है, जबकि मशीन को प्रोड्यूस करने से केवल 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो इसको सेक्रीफाई कर रहा है, वो जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मूव कर रहा है, कहता है इन दिस वे द सेक्रीफाइड वैल्यू ऑफ द मशीन, जो मशीन की वैल्यू को सेक्रीफाई किया जा रहा है, कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द वीट वर्थ ऑफ रुपीज़ 5 लाख। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो जनरेट कर रहा है वीट का, जो उसका वर्थ 5 लाख रुपीज़ है, वही उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझ लीजिए, कहता है कि द सेक्रीफाइड वैल्यू ऑफ द मशीन, यानी कि 4 लाख रुपए की मशीन है और 5 लाख रुपए की प्रोडक्टिविटी है, तो जो वैल्यू सेक्रीफाइड किया गया है वही वैल्यू क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है किसी भी प्रोडक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें तो कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जनरेट किया था, कहता है फैक्टर की अगर बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात ऑफ फिक्स और डेफिनिट क्वांटिटी की बात करें तो फिक्स या फिर डिफाइंड क्वांटिटी होती, तो उसमें कहता है ऑप्शंस दो आते हैं। कहता है द वीट हमारा था जिसकी 5 लाख रुपए की प्रोडक्टिविटी थी, और दूसरा मशीन है जिसकी 4 लाख रुपए की प्रोडक्टिविटी थी। तो इन दोनों में से किसी एक को ही हम प्रोड्यूस कर सकते थे। तो दूसरा कहता था मशीन को हमने सेक्रीफाई किया, मशीन को सेक्रीफाई किया तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ वीट इज सेलेक्टेड, हमने प्रोडक्शन ऑफ वीट को सेलेक्ट करने का काम किया कि हम प्रोडक्शन ऑफ वीट को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई, अब वीट को प्रोड्यूस करने का 5 लाख रुपीज़ आ रहा है, और वो किसके बराबर है, 4 लाख रुपए के बराबर आ रहा है। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 5 लाख वीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हमारी क्या होगी, 5 लाख होगी। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बीच में कुछ रिलेशनशिप जनरेट किया गया है। यहाँ पे कहता था कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी अंडरस्टूड अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के थ्रू हम कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे। देखिए एक सिंपल से वर्ड में समझिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब बात करता है तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग जनरेट की जाती है, या एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सेक्रीफाइंग अपॉर्चुनिटी जो जनरेट की जा रही है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मौके जनरेट होते हैं, जिस भी अमाउंट में जनरेट होते हैं, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के साथ समझा सकता है। फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी come to know that if we want to increase the production of a one goods, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि एक गुड्स के प्रोडक्शन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो शुड बी सेक्रीफाई द सेकंड अदर गुड्स, दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। दिस वे द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेक्रीफाइड गुड्स और द ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये वे क्या कहलाता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेक्रीफाइड गुड्स, ठीक है, और द ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर अपॉर्चुनिटी का ये ऑप्शन को मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है हमारे पास प्रोडक्शन ऑप्शन है ए, जिसमें गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है। तो हम जब गुड्स एक्स को 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स वाई हमारा 15 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो इसके साथ कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसको प्रोडक्शन ऑप्शंस की बात करते हैं। दूसरा है एक्स, गुड्स एक्स है, फिर गुड्स वाई है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहां पे जो कहा जा रहा है तो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी करवाती है कि हम क्या करते हैं, 0 गुड्स ए प्रोड्यूस करते हैं तो 15 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं किसका, वाई का। तो ये ही क्या है कि 2 गुड्स के बीच में जब हम एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे शिफ्ट होंगे तब तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होगी, इसलिए पहले गुड्स पे है तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, हम एक गुड्स एक्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो 14 गुड्स क्या कर रहे हैं, y का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस पर सेक्रीफाई कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की जब बात करेंगे तो अगर सेकेंड गुड्स यानी दूसरा गुड्स हम बना रहे हैं, 2 गुड्स बना रहे हैं किसका, एक्स का, तो हम 12 गुड्स बना रहे हैं किसका, वाई का। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14 माइनस 12 यानी कि 2 रुपए की या फिर जो भी है 1000 की बन रही है। फिर हम तीसरी यानी कि ई की अगर बात करें तो अगर हम 3 गुड्स बना रहे हैं किसका, एक्स का, तो हम बना रहे हैं 9 गुड्स वाई का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 की जनरेट हो रही है। यानी देखें तो हमारे पास जो पहले गुड्स को बनाने के लिए दूसरे गुड्स में कितना सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, तो पहले से दूसरे तक आने के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं वो हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अगर हम ई की बात कर लें, डी के बाद ई की बात कर लें, तो 4 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ होता है यानी सेकेंड गुड्स का वो बनता है हमारा 5 यूनिट का। तो यानी कि 9 माइनस 5 की बात करें तो 4 यूनिट हमसे यानी 4th अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जनरेट करने का हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम एफ की बात कर लें तो हम बना रहे हैं अगर 5 यूनिट, तो यहाँ हमारा अगर 0 हो जा रहा है तो यानी कि 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या जनरेट हो रही है, 5 जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझा जा सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो देखें हमने पहले 15 था, फिर 0 आया, फिर 12 फिर हमारे पास 12 था, तो सेकेंड पॉइंट पहले देखिए 15 था, 15 0 कोई चेंजेस नहीं था। फिर हमारे पास क्या हुआ, 12 की हम बात कर लें तो 12 एंड 2 की सिचुएशन की बात कर रही है, 14 इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं बना देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए ठीक है, तो अगर देखें तो हमारे पास पहले कितना था, 15 था, तो 15 हमारा यहाँ था, फिर कितना 14 हुआ, 14 यहाँ आया, मतलब ये A है, ये हो गया हमारा B। तो 14 कब आया, जब हमने एक यूनिट को प्रोड्यूस किया। तो ये हमारा पहला 1 2 3 4 5, तो ये हो गया B। फिर क्या हुआ, 2 यूनिट प्रोड्यूस का 12 पे आ गया, ये हो गया C। फिर हमने 3 यूनिट प्रोड्यूस 9 पे आ गया D। फिर 4 5 पे आ गया, सॉरी 4 यूनिट 5 पे, राइट, 4 यूनिट प्रोड्यूस किया 5 पे आ गया, ये हो गया हमारा E। और उसके बाद 5 यूनिट प्रोड्यूस किया 0 पे आ गया, ये हो गया। अभी यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा सा कर्व के रूप में बनेगा। और ये पॉसिबिलिटीज़ ये जनरेट है कि हम हर एक यूनिट के साथ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि B A, तो इस तरीके से देखें बी ए कॉम्बिनेशन की बात है, बी ए इज ग्रेटर देन सी ए, A1 A2 A1 A1 A2 A3, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई करने का काम कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट or query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.